हाय गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा। और आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की कक्षा को शुरू करते हैं दोस्तों। ओके चलिए। हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं अपन अपनी आज की कक्षा। और आज अपन लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की। और इंटीग्रेशन में जब हम लोग बात करेंगे तो बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, आज अपन उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि कितने तरह का इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आई होप आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में भी दिए थे, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, आपने वो कर लिया होगा एंड आई होप उसके आंसर्स आ गए होंगे। ओके इसके अलावा अब जो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने बात करी थी, वो बात करी थी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की। अब अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो उसमें हमने बहुत सारी चर्चा करी थी। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। बेसिकली ये हमें रेट ऑफ चेंज बताता है। अगर हम लोग बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये हमारे पास कॉस एक्स होता है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है, तो ये होता है मेरे पास माइनस का साइन एक्स। आज भी ये रेलेवेंट होगा, कैसे होगा बताऊंगा। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, तो ये हमारे पास ई टू दी पावर एक्स ही होगा। अगर मैं आपसे बात करूं डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स और लॉग ई बेस नेचुरल लॉग एक्स, तो ये हमारे पास वन अपॉन एक्स होता है। हाय कांशी, हाउ आर यू? आई एम गुड। हाउ यू बच्चा? चलिए, ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी। लास्ट क्लास देख ली तुमने दोबारा से? लास्ट क्लास देख ली? और लास्ट क्लास को देखने के बाद क्या डिफरेंशिएशन में कोई डाउट बचा? अगर नहीं बचा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, है ना। चलिए ओके, इसके बाद हम लोगों ने लास्ट टाइम में प्रोडक्ट रूल की बात करी थी। और प्रोडक्ट रूल में हम लोगों ने ये कहा था कि अगर मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी, मतलब दो फंक्शन है तो एक को छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दिया और पहले वाले का डिफरेंशिएशन। किसी को भी आगे किसी को भी पीछे कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने डिवीजन रूल की भी बात की थी यहाँ पर। और डिवीजन रूल में हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस डिवीजन में हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ा d बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस एफ को छोड़ दिया d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास y फंक्शन ऑफ टाइम है और x भी अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ टाइम या कोई भी और फंक्शन भी हो सकता है, इट्स ओके, मतलब टाइम का फंक्शन होगा बट कुछ भी हो सकता है वो, है ना, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, t की जगह u भी हो सकता है। तो इस केस में dy बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना है तो मैं पहले dy बाई डी टी निकालता हूं, फिर dx बाई डी टी का रिवर्स dt बाई डी एक्स कर देता हूं, कुछ ऐसा। फिर हम लोगों ने एक चीज और सीखी थी, चेन रूल। और चेन रूल में हम लोगों ने यह सीखा था कि एक एक करके आओ और फिर सबको मैं पीट दूंगा। यही था हमारे पास, एक एक करके आओ, एक एक करके, जो पहले दिखेगा उसको हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम लोग अगला करेंगे, फिर हम लोग अगला करेंगे। इसी बेसिस पर मैंने लॉग साइन एक्स करके एक क्वेश्चन दिया था तुमको करने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग में। तो पहले लॉग का करेंगे तो वन अपॉन लॉग साइन एक्स आ जाएगा, फिर लॉग साइन एक्स का करेंगे तो वन अपॉन साइन एक्स आ जाएगा, फिर साइन एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और बनाया था मैंने आपके लिए और वो आपको दिया था इसी टाइप का। तो वो ये फॉर्मूला है बच्चे, ये फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला है, इसमें कैसे आएगा वाली बात नहीं है, ये फॉर्मूला है। वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा है उस वहीं से कहानी शुरू होती है डिफरेंशिएशन की। और ये जो अपने पास है ये फॉर्मूला है ना। तो अपन को इसको एज अ फॉर्मूला दिमाग में रखना है। कैसे आया, क्योंकि हम डिराइव नहीं कर रहे हैं इसको, इसीलिए कैसे आया का आंसर अभी मैं नहीं दे रहा हूं, है ना। इट्स अ फॉर्मूला। ओके, जैसे कि प्रोडक्ट रूल में एक को करा दूसरे को नहीं छोड़ा, फिर ऐसे करा, वैसे ही यहां पर ये फॉर्मूला है, क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला है। चलिए अब अपन लोग आगे जो बात करने जा रहे हैं आज, वो बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन की। अब मैं तुमसे अगर कहूं कि मम्मा ने तुमको पराठा दिया खाने के लिए और तुमने वो पूरा का पूरा पराठा एक बार में खा लिया, खा पाओगे क्या?
कभी नहीं खा पाओगे भाई, कभी नहीं खा पाएंगे अपन। कैसे खा पाएंगे अपन पूरा का पूरा पराठा एक बार में? नहीं खा पाएंगे। तो अब अपन लोग कुछ ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपसे मैं कहूं कि ये पूरा का पूरा पराठा है बेटा, एक बार में खा लो, तो तुम कहोगे अरे सर मजाक मत करो, क्यों क्यों, मेरा मुंह इतना बड़ा तो है नहीं। तो आप क्या करोगे, इसको टुकड़े में तोड़ तोड़ के खाओगे। पराठा तो पूरा गया पेट में, एक नहीं दो गए, दो नहीं तीन गए, तीन नहीं चार गए, अच्छा लगा तो बहुत सारे चले गए, मगर पूरा का पूरा एक बार में नहीं गया। समोसा तो मैंने दो खा लिया आज, मगर समोसे मैंने एक बार में एक समोसा, दूसरी बार में दूसरा समोसा नहीं खाया, या दो समोसे एक साथ नहीं खाए। मैंने उन समोसों को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा, फिर खाया, तो मेरे पेट में वो दो समोसे पहुंच गए आसानी से। कुछ ऐसा ही प्रोसेस अब अपन करने वाले हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि हम लोगों ने जो आज तक पढ़ा है, जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि किसी ने कहा तुमसे 1 2 3 इनका सम कर दो, तो तुम बोलते थे ओके इसका सम आ जाएगा 1 + 2 + 3, यानी बड़े आसानी के साथ 6 आ जाएगा। अगर तुमको याद आए तो 10th क्लास में हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी है जिसे हम बोलते हैं समेशन। अगर किसी ने बोला समेशन r, और r की वैल्यू सपोज करो 1 से लेके 5 तक जा रही है, इसका क्या मतलब होता था, r की वैल्यू 1 रखो, प्लस r की वैल्यू 2 रखो, प्लस r की वैल्यू 3, प्लस r की वैल्यू 4, प्लस r की वैल्यू कहां तक जाएगी, 5 तक जाएगी, क्योंकि ये बता रहा है कि r कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो हम इसका सम कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। उसको शॉर्ट में ऐसा लिखते थे, तो ये समेशन का साइन था। मगर उस समय हमारे पास जो वैल्यूज होती थी, वो वैल्यूज होती थी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वैल्यूज का क्या मतलब होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब होता है 1 2 3, डेफिनेट हैं, कंटिन्यूअस नहीं है। अगर मैं तुमसे ये कहता, यहां पर एक और चीज देखो, मैं ऐड करता हूं इस चीज को भी। अगर मैं आपसे कहता कि मेरे पास ये ऐसा कुछ ग्राफ है, ये y है, ये मेरे पास x है, अब जरा जल्दी से मुझे इसका आंसर दे। और क्वेश्चन ये है कि ये आपके पास एक ऐसा रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल की भी अगर मैं बात करूं तो आपके पास ओके, यहां पर आपके पास वैल्यू 4 है, यहां पर 3 है। तो ये बताओ इसके अंदर इसका एरिया कितना निकल के आएगा तुम्हारे पास, एरिया क्या निकल के आएगा तुम्हारे पास, क्या निकल के आएगा? ऐसी बातें करती रहा कर मुझसे, मैं बातें करते करते हंसी मजाक में तुझे सब सिखा दूंगा। आज तो देख तू इंटीग्रेशन सीख के जाने वाली है, मजे के साथ, वो भी अभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इंटीग्रेशन में। तो ये अगर मैं देखूं, ये y है, ये x है, ये मेरे पास वैल्यू 4 है, ये मेरे पास वैल्यू 3 है। मैंने आपसे कहा कि इसका बताओ मुझे कि अगर मैं देखूं तो ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना निकलेगा, तो आप मुझसे क्या बोलने वाले हो, सर 4 × 3, यानी कि मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 12। बड़े आसानी से मैंने बता दिया। हाँ बिल्कुल सही बात है। मगर अगर आपसे मैं कहूं कि भाई साहब ये आपके पास सपोज करिए एक फंक्शन है, ऐसा है ये कुछ, अब अगर ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यूज का सम चाहिए, और मैंने ये भी नहीं बताया कहां से कहां तक, बस मुझे सम चाहिए। ये ग्राफ है मेरे पास। तो अब आप क्या कहने वाले हो, सर ना तो ट्राइंगल दिख रहा है, ना रेक्टेंगल दिख रहा है, ना स्क्वायर दिख रहा है, ना ट्रिपेजियम दिख रहा है, कुछ ऐसा तो दिखाओ। अगर मैं इसको जुगाड़ों में तोड़ भी लेती हूं तो ऐसा कुछ मुझे ये ऐसा दिख रहा है, मगर मैं इसका कैसे निकालूं, इस वाले पार्ट का कैसे निकालूं, इस वाले पार्ट में भी मैंने जुगाड़ लगा भी ली, तब भी इस वाले पार्ट का कैसे निकालूं। मतलब इंसान बहुत जुगाड़ू है, कुछ कर तो कुछ भी सकता है, मगर फिर भी एरर आ रहा है। मुझे तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए, मुझे तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए। अब मैं एग्जैक्ट आंसर कहां से निकाल के लाऊं? तो फिर अपने फिजिक्स की मदद करने के लिए कौन आता है, फिजिक्स की मदद करने के लिए वो आता है जो राहुल धाकड़ सर पढ़ाते हैं, यानी कि मैथ्स। तो अब फिजिक्स की मदद करने के लिए, अभी आएगा मेरी क्लास के बाद मैथ्स ही आने वाला है ना, तो फिजिक्स की मदद करने के लिए कौन आएगा पिक्चर में, मैथ्स। तो मैथ्स ने अपन को एक टूल दिया। अपन अभी कैलकुलस की बातें कर रहे हैं, तो मैथ्स में धांसू पढ़ने वाली हो कैलकुलस, मगर अभी फिलहाल तो मेरे पास, मुझे तो वो सिखाना है जो मुझे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि मुझे, मेरे पास ये ग्राफ बना और इस ग्राफ में मुझे निकाल कर लाना है इसकी सारी वैल्यूज का सम, यहां पर आपने क्या किया था, ये आपको पता था फिक्स से दिस, और ये तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया था। तो भाई एक काम करो ना, हम लोगों ने ये सीखा है, हमने क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि डेल्टा मतलब बड़ा चेंज,
डेल्टा मतलब बड़ा चेंज। डेल्टा वर्ड हम तब जब भी यूज करते हैं, लास्ट क्लास में ये हमने पढ़ा है, ये हमारे लिए जब भी आता है ये एवरेज लेकर आता है। और अगर कहीं पर लिखा हुआ है डी तो ये छोटा चेंज है, जैसे डेल्टा वी बड़ा चेंज है, डी वी छोटा चेंज है, स्मॉल चेंज। तो अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर एक जुगाड़ लगाने वाला हूं। और वो जुगाड़ क्या लगने वाली है, वो जुगाड़ ये लगने वाली है जो मैथ्स ने अपनी मदद करके बताया अपन को। उसने ये कहा मैथ्स ने अपन से कि एक काम करो, आप तो यहां पर इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो और उन सबका सम करेंगे अपन। हमने कहा हां, बात बिल्कुल सही करी मैथ्स ने। मैथ्स ने कहा इसको बहुत 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 छोटे पार्ट में तोड़ दो। अब y को अपन लोग लिखते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो जब भी x की वैल्यू रखेंगे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर आपने एक बहुत छोटी सी स्ट्रिप ले ली और ये जो स्ट्रिप है ये dx है, बहुत छोटी सी है। अब इस समय इसकी वैल्यू इतनी छोटी है कि ये तो फ्लैट ही मान सकते हैं अपन। अगर तुमने इसको फ्लैट मान लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग dx के करस्पॉन्डिंग यहां पर तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी। ये स्ट्रिप फिर तुम यहां ले आओगे, इसके करस्पॉन्डिंग जब वैल्यू रखोगे उसमें तो तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि मैं अगर इस ग्राफ को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दूं तो क्या होगा, यह होगा कि इसका बेस का विड्थ मुझे पता है dx है और इसके करस्पॉन्डिंग यहां x की जो वैल्यू होगी मेरी, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटा सा है, तो x की जो वैल्यू होगी उसके करस्पॉन्डिंग मैं y की वैल्यू निकाल दूंगा। और y की वैल्यू जब मैं निकाल दूंगा तो मुझे y पता है, मुझे dx पता है। जब मैं y और dx का मल्टीप्लाई करूंगा तो भैया ये वैल्यू और ये वैल्यू का जब अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अपन के पास वो आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो यहां पर मेरे पास सम आने लगेगा। मगर अब ये आपके पास एक छोटा सा सम आया y इंटू dx। इस समय मान लेते हैं कि वैल्यू अपनी y है और ये dx है। मगर अब सर खुजाना शुरू कर देते हैं अपन एकांशी। क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये तो घूम रहा है आगे तक, भाई इतना सारा है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसको ऐसे समझ लीजिए, हां करना है अपन को, नोट्स में भी मिल जाएगा, बिल्कुल करना है बेटा। जो भी मैं लिखूंगा ना वो करना है, और जो मैं हटा देता हूं वो समझाने के लिए लिखता हूं, ठीक है। अब इस बात को समझो ऐसे कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एकांशी आपके पास 1 अरब रुपए हैं, 100 करोड़ इमेजिन, और मैं आपसे कह रहा हूं एक एक के सिक्के ही दूंगा। अब काउंट करो तुम, तो तुम कहोगे सर एक काम करते हैं अपन, आप पैसे ही मत दो, 1 अरब रुपए दे रहे हो, 100 करोड़ रुपए दे रहे हो, वो भी एक एक के सिक्के में दे रहे हो, तो मैं काउंट करते करते थक जाऊंगी, पता नहीं कितने साल गुजरने वाले हैं मेरे। वैसे ही तुमने इस ग्राफ को एक बहुत ही पतली सी स्ट्रिप dx में तोड़ा, उसके करस्पॉन्डिंग y निकाला, तो y इंटू dx यहां की वैल्यू का सम आ जाएगा। मगर यहां की वैल्यू का सम आ जाएगा, मगर आपको पूरा ग्राफ लेना है, तो इसी स्ट्रिप को अब आपको यहां ले जाना है, फिर यहां ले जाना है, फिर यहां ले जाना है, वही एक एक रुपए 1 करोड़ तक, 200 करोड़ तक जाना है, ये ऐसे, और फिर उन सब का सम करते चले जाना है। तो क्या अपनी जिंदगी खत्म हो जाएगी इस मेथड से सम करने में? हां बिल्कुल सही बात है। तो अब जाकर मैथ्स ने कहा कि अच्छा अब तुम परेशान हो चुके हो फिजिक्स, मैं आ गया हूं अवतार लेने, अब तुम्हें इन सबको पूरी स्ट्रिप को ले जाके एक एक करके ऐसे ले जाकर सम करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको एक फंक्शन दे रहा हूं, अगर तुम ऑपरेटर दे रहा हूं, तो अगर तुमने उस ऑपरेटर को लगा दिया तो तुम्हें सम मिल जाएगा। और ये जो सांप जैसा आकार का एक ऑपरेटर है ना, इसे अपन कहते हैं इंटीग्रेशन। तो जब समेशन लगाते थे वो भी सम होता था, इंटीग्रेशन लगाएंगे वो भी सम होता है। और ये सम किसका है? y उस फंक्शन का सम है किस, और ये dx क्या बताता है? ये dx बताता है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये सिर्फ ये बता रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में है, ये इंटीग्रेशन में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ये बताता है, इसके बिना होगा नहीं, मगर ये बताता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। y इज अ फंक्शन ऑफ x और dx यहां पर लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अगर नहीं आई बात समझ में तो देखो फिर से, इतनी सारी स्ट्रिप को घुमा घुमा के सम नहीं कर सकते थे,
नहीं कर सकते थे सम, नहीं कर सकते थे सम, नहीं कर सकते थे सम। मैथ्स ने कहा ओके करके दिखाता हूं, उसने कहा ओके ये सांप जैसी आकृति जो दिख रही है आपको ये इंटीग्रेशन है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूंगा, इंटीग्रेशन लगाना, आपको पता चल जाएगा कि इसका सम क्या आने वाला है। जो काम आप 20 साल में करने वाले थे उसको अब आप 2 सेकंड में करने वाले हो। ठीक है, ओके, चलिए बढ़िया है। अब अगर अपन देखें और उसको और समझते हैं, तो अगर मैं आपसे कहता हूं इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी, यानी फंक्शन किसका है टी, तो ये टी के रिस्पेक्ट में ही होगा। यहां पर अगर आपसे कोई कहे कि ये क्या है, आपने कहा इंटीग्रेशन, उसने कहा ये एफ ऑफ वाई, तो आपसे कहा क्या फंक्शन ऑफ वाई है, ये तो फंक्शन ऑफ वाई है, तो यहां dx लिख दिया किसी ने, तो भैया आप x के रिस्पेक्ट में y को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, आप x के रिस्पेक्ट में x को ही इंटीग्रेट कर सकते हो। या तो आपको y को जोड़ना पड़ेगा x के साथ किसी तरह से, तब जाकर आप x के रिस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर पाओगे। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब है किसके रिस्पेक्ट में, जैसे कि अपन लोग पढ़ते थे चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बताता था चेंज किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। आपसे बोला जाता था जैसे कि चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम मान लेते हैं, तो ये हो गया चेंज विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो विथ रिस्पेक्ट टू मतलब कि किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करोगे इसको। तो यहां पर ये x, यहां फंक्शन y है तो नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कहूं y स्क्वायर को इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कहूं इंटीग्रेट करो x स्क्वायर को, अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कैसे मैं बताऊंगा। अगर मैंने आपसे कहा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो x के रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, आप कहोगे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां ये बताता है किसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कौन वेरिएबल है हमारा, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो x के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी सीख रहे हैं, मगर ये समझ में आ गया कि कैसे किसको कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर ये जैसे आपसे कहा जाता था ना 3 + 2 = 5, तो एक ऑपरेटर है प्लस, जैसे ही आपने सम किया तो ऑपरेटर हटा दिया, वैसे ही ये इंटीग्रेशन एक ऑपरेटर है, जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे इसको हटा दोगे। और दूसरी चीज ये है कि ये सिर्फ ये बता रहा है कि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। गलती से भी इस x का इस x से मल्टीप्लाई मत कर देना कि हाँ x³ हो गया सर, ऐसा मत कर देना, कहानी बहुत ज्यादा उलझ जाएगी। ठीक है, सो x² dx अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x² को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। क्या ये बात समझ में आई, इज इट क्लियर बेटा। अगर मैं आपसे कहता हूं इंटीग्रेशन sin x dx, क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, यस, आपको sin x को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, इंटीग्रेशन का साइन समझ में आ गया। अच्छा, अब ये मेरे पास इंटीग्रेशन मुझे क्या बताता है, इंटीग्रेशन मुझे देता है सम। डिफरेंशिएशन का उल्टा है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। डिफरेंशिएशन बोलता था तोड़ने की राजनीति करूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू तोड़ूंगा, और इंटीग्रेशन कहता है तोड़ने का नहीं है, जोड़ने का है, मतलब कि यहां सम करना है। और ये यहां पर अभी तक मैंने कहा था ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के टाइम पर कि जब हम कांस्टेंट चीजों पर बातें करते थे, अब हम कांस्टेंट चीजों पर बातें नहीं करेंगे, अब हम वेरिएबल चीजों पर बातें करेंगे, है ना। ठीक है, अच्छा एकांशी, एक चीज और मैं ये कह रहा हूं कि मैं ना चाहता हूं कि अपन लोग एक बार इंटरेक्ट करें, है ना। तो अपन लोग इस वीकेंड पर मैं प्लान करता हूं कि अपन लोग एक गूगल मीट ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि अपने मास्टर और तुम्हारे सारे लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग हो पाए, है ना। अपन फेस टू फेस एक दूसरे को जान पाए, अभी तुमको क्या प्रॉब्लम आ रही है, अपन ने जो पढ़ा है उसमें तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरह से तुम पढ़ाई का अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, तो अपन बैठकर 1-on-1 बातें करते हैं, ताकि तुम्हारा टाइम टेबल भी बना सकें अपन और तुम्हारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी ढूंढ सकें। ठीक है, यस डेफिनेटली अपन करेंगे, ताकि अपन उस चीज को प्रॉपरली मैनेज कर पाए। ठीक है, ओके गुड। चलिए, अब ये हो गया अपने पास इंटीग्रेशन की कहानी। अब इंटीग्रेशन में ये बेसिक चीज समझ में आ गई। हाँ, ये कुछ नया है, इसलिए थोड़ा आराम से चलना चाहिए अपन को, है ना। क्या है कि अपन अगर बहुत जल्दी भाग जाएंगे ना इसमें, तो गाड़ी जो है अपनी उलझ जाएगी। अब अपने पास आता है टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन।
टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की अगर अपन लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन अपने पास दो तरह का होता है बेटा। एक होता है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है अपने पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर अपन लोग बात करें तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अपन से यह कहता है कि आपको नहीं पता, बस आपको सम करना है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपके पास एक ग्राफ है, अब मैंने ये नहीं बताया कहां से लेके कहां तक का सम करना है, तो उसे अपन बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। मतलब मुझे नहीं पता कि कहां से लेके कहां तक मुझे जाना है। तो अगर मैं आपसे ये कहता कि भाई मुझे इंटीग्रेट करना है, तो आप बोलते सर ठीक है ये लीजिए, ये हो गया फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स, ये आपके पास इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। और जब भी इसको सॉल्व करके लाएंगे तो जो अपना आंसर आएगा उसके साथ अपन लिख देते हैं प्लस सी। प्लस सी क्या है? कांस्टेंट है। ये सी कुछ नहीं है, कांस्टेंट है। आप पी लिख दो, के लिख दो, क्यू लिख दो, जो आपकी मर्जी आए। सी अपन लोग जनरली लिखते हैं किताबों में, इसीलिए सी स्टैंड फॉर कांस्टेंट। तो अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो, मतलब आपको यह नहीं पता कि आप कहां से शुरू कर रहे हो, कहां पर आप खत्म कर रहे हो, तो इसीलिए हम अपने आप को सेव करने के लिए हम बोलने लग जाते हैं कि प्लस सी लगा दिया। अब आपने जो इनिशियल लिया हो, जो फाइनल लेना हो ले लो भैया, आपने हमें बताया नहीं था, तो इसका जनरल आंसर यह है प्लस सी। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यार अरे डेफिनेटली एकांशी, मैं भी, हम सारे लोग, चाहे दुर्गेश मैम हूं, चाहे मैं हूं, चाहे राहुल आगर सर हूं, हम सब भी बहुत एक्साइटेड हैं तुमसे मिलने के लिए। तुम देख सकते हो हम लोगों को एक्साइटमेंट अपनी क्लास के अंदर, है ना। अभी तुमको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटरेक्शन करने में मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, फील आ रहा है सब्जेक्ट का कि नहीं आ रहा है? अभी तो मैंने मैथ्स के बेसिक टूल उठाए हैं, अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट उठाया ही नहीं है फिजिक्स का। अभी तो मैं अपना लॉन्चिंग पैड तैयार कर रहा हूं, अभी मैं जमीन के अंदर गड्ढे खोद के उसके अंदर पिलर बना रहा हूं। अभी बिल्डिंग बनाना तो अपन ने शुरू ही नहीं किया, है ना। जब बिल्डिंग बनेगी कॉन्सेप्ट्स की, तो सोचो कितनी सुंदर बनने वाली है, क्या आंसर मजे आने वाले हैं अपन को। तो इसीलिए एंड आई, जब तुम रिप्लाई कर रहे हो जिस तरह से, उस तरह से तुम बहुत सीरियस बच्चे दिखते हो कि यू आर वेरी सीरियस टुवर्ड्स योर स्टडीज, एंड वी आर ऑल्सो द सेम। सो टीम रैंक प्लस तुम्हारे साथ पूरे टाइम खड़ी हुई है बेटा, डो नॉट वरी। यस। अब अपन देखें, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें अपन, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की अपन लोग बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आप फंक्शन का सम कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, मगर अब आपको यह पता है कि आप कहां से शुरू करोगे और कहां पे खत्म करोगे। मतलब कि यहां पर दो जगहें, यहां और यहां, ये जो अपना सांप जैसा इंटीग्रेशन है ना, इसमें यहां पर अब आपको लिखा होगा कि आप कहां से कहां तक जाने वाले हो। इसे कहते हैं लिमिट, और इसे कहते हैं डेफिनेट। अब अभी तक आप इनडेफिनेट थे, इधर से उधर तक भाग रहे थे, अब आपका हो गया सब कुछ डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब है आपको रेंज पता है कि यहां से लेके यहीं तक जाना है। आपको फिजिक्स में इतने ही चैप्टर पढ़ने 11th क्लास में, डेफिनेट। अगर आपसे बोल दिया जाए फिजिक्स का पेपर है और आपको यही नहीं बताया जाए सिलेबस क्या है, इनडेफिनेट। सब पढ़ के आओ, ढूंढते रहो, निकालते रहो, बट आपको अगर सब कुछ पता है देन इट इज डेफिनेट। अगर यहां पर अपन देखें तो इस केस में इंटीग्रेशन जब आप करते हो, इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट, एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट। सो अब जब आप इंटीग्रेट करोगे उसके बाद अपन लोअर लिमिट और अपर लिमिट का यूज करेंगे, वो अभी सिखाऊंगा मैं तुमको। बट दिस इज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस, वन इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, वन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट नहीं पता होती है, कहां से शुरू करके कहां खत्म कर रहे हो। ये यहां पर आपको यह पता है कि आप कहां से शुरू करके कहां खत्म कर रहे हो। ओके। अब अगर अपन देखें यहां पर, तो जब अपन लोग आगे बढ़ेंगे तो देखो हमको ना अब इंटीग्रेट करने के लिए फॉर्मूलाज की जरूरत तो पड़ने वाली है। अब अगर मुझे फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ने वाली है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला फॉर्मूला जो मेरे पास आएगा, ओके,
सबसे पहला जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन x की पावर n dx, मतलब कि x की पावर का इंटीग्रेशन, x की पावर का हम x की पावर का डिफरेंशिएशन करते थे, n आगे आ जाता था, पावर एक कम हो जाती थी। अब अपन लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन x की पावर का, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा इसके। तो ये हमारे पास क्या आने वाला है, ये हमारे पास आने वाला है x की पावर n+1, इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, डिराइव नहीं करना है, डिवाइडेड बाय n+1, और क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए +c। x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, जितना पावर है उसमें +1 कर दो और उसी से डिवाइड कर दो +c, क्योंकि इंडेफिनिट है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको। इंटीग्रेशन x² dx, n की जगह पर देखो गौर से, n की जगह पर आपको दिखेगा यहां पर 2। जब n की जगह पर 2 दिखेगा तो अपने आप को वो फॉर्मूला बार बार बोलना है एकांशी, अपने आप को फॉर्मूले को, इंटीग्रेशन x की पावर n इज x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर n अपने पास 2 है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस c, और 2+1 होता है 3, तो x की पावर 3 अपॉन 3। दिस इज द आंसर। यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, और वो ये है कि ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल जब n की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि अगर n की वैल्यू आपने -1 रख दी तो ये यहां पर आपके पास ये -1 + 1 हो जाएगा 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, इसीलिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है व्हेन n इज -1। ठीक है, चलो आगे देखो। अरे भाई टाइम बहुत तेजी से गुजर जाता है, पता नहीं चलता। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं दोस्त, ये देखो, इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx। अब n की जगह पर अगर अपन देखें, x के रिस्पेक्ट में करना है और x को ही करना है, तो ये मेरे पास n हो गया 3/2। अगर n की वैल्यू मेरे पास 3/2 हो गई है तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, और ये आ जाएगा +c, क्योंकि इंटीग्रेशन गया हो चुका है, फॉर्मूला लग चुका है। तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस 1 इज 5/2, 2 चला गया ऊपर, 5 आ गया नीचे, x की पावर 3/2 प्लस 1 इज 5/2, ये आ गया। ये 3/2 प्लस 1 इज 5/2, और 5/2 का 2 चला गया ऊपर, 5 आ गया नीचे, सो ये आपके पास आ चुका है। वेरी नाइस, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर अपन लोग इसके और आगे बढ़ें तो यहां पर अगर अपन देखें तो अपने पास इंटीग्रेशन करते टाइम एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो और कौन सा पास इंटीग्रेशन x की पावर -5/2 dx। अब अगर मुझसे कहा गया कि इसको इंटीग्रेट करो तो जरा इसका इंटीग्रेशन बताओ, n की जगह पर क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ क्या है n की जगह पर। यहां पर ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं, ग्राफ तो वही है, इंटीग्रेशन तो वही है, इंटीग्रेशन तो अपन को सम देगा, चाहे डेफिनेट हो चाहे इंडेफिनेट हो। इनडेफिनेट में ये नहीं पता कि कहां से कहां तक, और डेफिनेट में ये पता है कि कहां से कहां तक, है तो वही चीज है ना। इंटीग्रेशन से ग्राफ नहीं बता, ग्राफ से इंटीग्रेशन नहीं है, ग्राफ है उसका सम चाहिए था वैल्यूज का, तो उसको उसके लिए टूल क्या है, ग्राफ तो अपनी जगह पे वही रहेगा, ग्राफ थोड़ी ना बदलेगा, कस्टमर थोड़ी ना बदलेगा, दुकान वाला बदल गया, है ना। तो बस वही है कि अगर आप कुछ चीज यहां पर हो, जैसे ग्राफ है, ग्राफ कभी नहीं बदलेगा, उसकी सारी वैल्यूज का सम कभी नहीं बदलेगा, उसको सम करने के लिए आपके पास टूल्स हैं, और उनमें से एक टूल है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो अब ये आ गया, n की जगह पर कौन बैठा हुआ है, n की जगह पर बैठा हुआ है -5/2। अब n की जगह पर अगर -5/2 बैठा हुआ है तो यहां पर जब मैं सम करूंगा तो ये आ जाएगा -5/2 प्लस 1 अपॉन -5/2 प्लस 1 एंड प्लस c। अब -5/2 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा -3/2, तो ये चला गया 2 ऊपर 3 नीचे माइनस का, क्योंकि ये 3/2 बचेगा, 2 चला जाएगा ऊपर, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2
प्लस सी. So this is the basically answer. Minus का 2/3 x की पावर -3/2 plus c. That's the answer of this particular question. Okay, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों. और देखिए इंटीग्रेशन x की पावर 1/3 x की पावर 3. अब मैंने आपसे कहा कि इसको इंटीग्रेट करके दो मुझे एकांशी. अच्छा सर, इसको इंटीग्रेट करके दें. ओके, हम इंटीग्रेशन कभी डिनोमिनेटर में नहीं करते, जैसे कि हम डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में नहीं करते. हम इंटीग्रेशन करते हैं न्यूमरेटर में. तो सबसे पहले तुम्हें इसको कहां लेकर जाना है? ऊपर न्यूमरेटर में x की पावर -3 dx. और जैसे ही ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 plus c. So basically your answer will be what? The answer will be x की पावर -2 अपॉन -2 plus c. So -2 -1/2 x की पावर -2 है, 1 अपॉन में आ जाएगा तो 1/x² हो जाएगा प्लस c. सो ये आपके पास बेसिकली यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए. ये एग्जांपल्स से तुम्हें x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्लियर है कि नहीं है? x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्लियर है कि हम कैसे करने वाले हैं इसको डिफरेंशिएट. क्या इज इट ओके, इज इट क्लियर कि हां सर ये बात समझ में आ गई है कि वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश, बहुत सही. अब तुम ये जो अपन कर रहे थे इसमें अपन एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं. और अब मैं कुछ फॉर्मूलाज और ऐड करता हूं. यहां पे एक और फॉर्मूला अपना यहां पर ऐड होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट dx. अब इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कहां से होगा? ये तो कांस्टेंट ही है ना. तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे. इसको करने का तरीका देखो, ऐसे इंटीग्रेशन सपोज करो 2dx. 2 क्या है? कांस्टेंट. a dx, a क्या है? कांस्टेंट. अगर कांस्टेंट है तो अपन उस कांस्टेंट को कर देंगे बाहर. यहां पर कुछ नहीं है तो अपन मान सकते हैं क्या x की पावर 0 है. अगर कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है. तो अगर कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है तो n की वैल्यू हो गई 0. तो यह आ जाएगा x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 plus c. यानी कि आंसर आ गया 2x + c. यानी कि आंसर आ गया 2x + c. सो x की 2 dx है, 2 बाहर हो गया, कांस्टेंट कुछ नहीं है, x की पावर 0 मान लो. x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 plus c. x की पावर 1 अपॉन 1 यानी x आ गया, तो आंसर आ गया 2x + c. सो आपके पास यहां पर जो आंसर आ रहे हैं उन आंसर्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यह समझ में आ रहा है कि 2 कुछ नहीं था, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x. अब यहां पर अगर मैं देखूं तो कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, 2 है, 3 है, 5 है, जो भी है कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट हो गया बाहर. बचा क्या? dx. dx का इंटीग्रेशन x + c. अगर यहां dt होता तो इंटीग्रेशन हो जाता dt का t. अगर du होता तो du का u. अगर dy होता तो dy का y. भाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों का सम कर रहे हैं ना, तो dx 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 जुड़ के x हो गया, क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर हो गया इंटीग्रेशन से. बात समझ में आई? बात समझ में आई? यस और नो? इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है दिमाग के अंदर ये वाली चीज. अगर ये चीज भी क्लियर है तो अब अपने पास अपन को आगे बढ़ना है, कुछ और फॉर्मूलाज की तरफ चलना है. पहले मैं पूरा इंडेफिनेट की तरफ चलता हूं, फिर मैं तुमको पूरा डेफिनेट. मुझे डेफिनेट बनाने में कितनी देर लगेगी? 10 मिनट. तो मुझे कोई बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन करने के टाइम पे. तो इसीलिए पहले अपन इनडेफिनेट की तरफ चलेंगे, फिर अपन डेफिनेट कर लेंगे उसको. कुछ प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो और अपना हाथ खुल जाएगा, है ना. चलो अब एक चीज और सिखाता हूं. जैसे कहीं पर ऐसा है इंटीग्रेशन a x की पावर n प्लस b, या x की पावर ही काय को कुछ भी हो सकता है, a f(x) प्लस माइनस b gx, और भी बहुत सारी चीजें प्लस माइनस में हों. अगर मेरे पास इंटीग्रेशन में बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, 4 6 8 10 15 20 जो होना हो, तो सबसे पहली चीज तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है
और प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन जैसा ही चलता है कि आप इंटीग्रेशन को भी अंदर ले जाओ, प्लस माइनस में, प्रोडक्ट में और डिवीजन में नहीं। डिफरेंशिएशन में भी प्रोडक्ट डिवीजन में ऐसा नहीं होता था। तो बिल्कुल भी ऐसी गलती करने की कोई गलती मत करना गुग्गू। तुमको क्या ध्यान रखना है, तुमको यह ध्यान रखना है कि प्लस माइनस में इंटीग्रेशन कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग सबको मारूंगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये मैं लिख सकता हूं क्या, ए इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस, ए इंटीग्रेशन अंदर गया, ए बाहर, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, और प्लस माइनस बी बाहर हो गया, इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। सो ये आ गया ए इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस बी बाहर हो गया, जी एक्स डी एक्स। ये आपके पास इंटीग्रेशन हो गया, ये आपके पास कहानी खत्म हो गई। तो ये आपके पास ए बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, बी बाहर इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ये आपके पास आ गया। अब जब ये आपके पास आ गया, कांस्टेंट बाहर कर दिया, तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की तरफ लेके चलता हूं। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलूं तो देखो, अपन ने इंटीग्रेशन सिंपल वाला तो ये देख ही लिया, अलग अलग तरह के टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग। क्या है टिंग डिंग 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 डिंग? ये कोई से कार्टून में आता है ना, हाँ बच्चे देखते हैं, किसी जगह सुना था, निंजा, निंजा क्या, हथौड़ी, निंजा हथौड़ी शायद, है ना, टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग डिंग। चलो खैर, इंटीग्रेशन एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3dt, आंसर क्या आएगा? सो इंटीग्रेशन ऑफ 3dt का अगर अपन सम करें, आज का आंसर निकालना है, तो भैया हमने कहा कि सम के लिए 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t प्लस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए c। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। हाँ, तू अभी भी बैठ के कार्टून देखती है ना, निंजा हथौड़ी, है कांची? इतना टाइम मिल रहा है तुझे? अब अपन बड़ी क्लास में आ गए, थोड़ा थोड़ा देखा कर, मतलब मैं भी कभी कभार थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए टॉम एंड जेरी देख लेता हूँ, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, हंसते रहो, थोड़ा सा हंस लो, कुछ माहौल बदल जाता है, रिफ्रेशिंग हो जाता है। खैर, अगला 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 ये है आपके सामने, इंटीग्रेशन 3t² प्लस 2dt, यानी इंटीग्रेट करना है आपको t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, मैं टाइम देता हूं ना तेरे को, मैं पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा था, मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा था तुझको, तो पहले 1-2 क्वेश्चन करा के थोड़ा सा हाथ साफ कर देता हूं, मतलब मेरा भी साफ हो जाएगा, फिर मैं तेरा हाथ साफ करवा दूंगा, ठीक है? और तुझे अब आज मैंने अप्रूव अभी करी नहीं है वो, मैं उसको अप्रूव कर देता हूं, तो तुझे कल डीएसए भी मिल जाएगी, है ना, डेली सेल्फ एनालाइजर जो है अपनी, वो तुझे मिल जाएगी, कल भी मिल जाएगी, डिफरेंशिएशन की भी और इंटीग्रेशन की भी, है ना। चलो ओके, अब अगर अपन देखें तो इंटीग्रेशन 3t² प्लस 2dt, अब इसमें अपन देखें तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल, ये इंटीग्रेशन 3t² dt प्लस इंटीग्रेशन 2dt। अब 3 हो गया अपना बाहर, t² का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस 2 dt का इंटीग्रेशन t प्लस c। सो ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा t³ प्लस 2t प्लस c। दिस इज द आंसर। आया क्या? आया क्वेश्चन? समझ में आया? सतरंगी काम करेंगे आज अपन। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन x² माइनस 2x प्लस 3dx, कर दो इसको इंटीग्रेट जल्दी से, इंटीग्रेट दिस कर दो। अब तुम्हें दे दिया मैंने क्वेश्चन, कर दो इसका आंसर, बताओ मुझे इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ रहा है, टेल मी फास्ट, सब करो।
करो इसको जल्दी से। ओके, यस आई एम वेटिंग बेटा। जब तक मैं आगे की प्रोसेस धीरे धीरे लिखता हूं, तुम ट्राई करो खुद से। टिडिंग टिडिंग, हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। ला 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 ला, ओ हो 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 हो, हा 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 हा, बच्चे मैंने बिना बोले सॉल्व भी कर दिया है बोर्ड पे। अब तक तेरा आंसर, हाँ टाइप किया तूने, प्लस एक जगह प्लस, शायद प्लस माइनस नहीं, सही है। अरे शाबाश, मेरी तरफ से जरा ऐसे करने का, पीठ थपथपाने का अपनी। गलत बात पे जब डांट पड़े, तो जब अच्छी बात हो तो फिर शाबाशी भी मिलनी चाहिए। शाबाश, जानदार, शानदार, जबरदस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अगर अपन देखें तो अभी तक अपन लोगों ने जो भी देखा है ना, उन सब में अपन ने एक्स की पावर में प्लस माइनस वाला भी देख लिया। अब मैं तुमको कुछ और फॉर्मूले लिखता हूं यहां पर, ताकि एक ही पेज पर सारे फॉर्मूलाज आ जाए। और वो है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो देखो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या था, कॉस एक्स। तो उल्टा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। सो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो उल्टा करेंगे अब अपन, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx विल बी साइन एक्स प्लस सी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या था, माइनस का साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस को इधर ले आओ, माइनस का कॉस एक्स। पिक भेजने का कोई तरीका मैं तुझे कल तक बताता हूं, मैं तुझे कल तक बताता हूं, है ना, कल तक मैं बताता हूं, ताकि तेरे को कोई ऐसा तरीका आ जाए जिससे कि अपन के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सके और अच्छे से, है ना। मैं कल तक तुझे इसका कोई तरीका शेयर करता हूं। ओके, सो यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तो उल्टा कर दो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x वाज e टू दी पावर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x इज आल्सो e टू दी पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू log ln ऑफ x। ln मतलब नेचुरल लॉग। सो इंटीग्रेशन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln ऑफ x प्लस c। तो ये हमारे पास जो है ये वही फॉर्मूले हैं। अब देखो यहां पर वो x की पावर -1 वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि अगर 1 अपॉन x होगा तो क्या होगा, तो 1 अपॉन x होगा तो x की पावर -1 है, उसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ x, log x बेस e, नेचुरल लॉग। ठीक है, सो ये हमारे पास देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से x की पावर -1 भी सॉल्व होके आ गया। अब अगर कोई आपसे ये कहता है, यहां पर समझो जरा, अब अगर कोई आपसे कहता है कि सर, हमने कहा हां, कि ये बताइए इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3e टू दी पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, प्लस माइनस में हम अंदर ले जा सकते हैं। तो मैंने कहा
कि देखो ज्ञानी, आप जब इसको प्लस माइनस में अंदर ले जा सकते हो तो करो, मुझसे पहले हो जाना चाहिए। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज हैं ये, तेरी आंखों के सामने फॉर्मूलाज हैं बच्चे, ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। ओके, अब अगर फॉर्मूलाज हैं तो ये अपने पास क्वेश्चन है, प्लस माइनस में अंदर ले जा सकते हैं। खुद से करो, खुद से करो, मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं तो सिर्फ यहां पर बोर्ड पर सॉल्व करके लिख के दे रहा हूं, ताकि कोई दिक्कत आए तो तुम सॉल्यूशन चेक कर सको। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln ऑफ एक्स, 3 e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस ln ऑफ एक्स प्लस 3 e टू दी पावर एक्स प्लस सी। राइट साइड, यह आपके पास आ गया इसका इंटीग्रेशन। e टू दी पावर, ये तूने लगता है मेरी वाली क्लास नहीं देखी थी, हैं? स्टार्टिंग वाली, फाउंडेशन वाली नहीं देखी, उसके जस्ट बाद। e टू दी पावर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है बेटा, बता देता हूं, कोई बात नहीं। देख, जैसे कि x की पावर कुछ कुछ होता है तो ये पॉलिनोमियल होता है। अगर साइन कॉस टेन होता है तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। अगर लॉग के साथ कुछ कुछ होता है तो वो लॉगरिथमिक होता है। अगर e टू दी पावर देखें तो ये एक और फंक्शन होता है जो अपन ने इसी साल पहली बार अपने सामने पिक्चर में आया है, और इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे ये लॉगरिथमिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये पॉलिनोमियल है, वैसे ही ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, चलिए ओके। तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है एक्सपोनेंशियल का। कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया, सारी चीजें आसानी से हो गई। ओके, अगला क्वेश्चन। अब यहां तक अपन ने ये देख लिया कि अपने पास साइन कॉस टेन भी आएगा तो क्या होगा। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भैया ये बताओ कि अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं तो क्या होगा, क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू रूट एक्स डी एक्स। बताओ इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। दिया मैंने 1 मिनट तुझे, 1 मिनट दिया मैंने, 1 मिनट का दिमाग लगा और सॉल्व करके बताओ मुझे। 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए। इसको कैसे सॉल्व करें, ये तो प्रोडक्ट में दिख रहा है। बदलो इसकी कहानी, बदलो, प्रोडक्ट की जगह कुछ और करो, लगाओ दिमाग। लगाओ 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 दिमाग लगाओ। हाँ, तो देखो भाई, जो दुश्मन इतना ताकतवर दिखे उस दुश्मन को हम तोड़ देंगे। हमने कहा ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, रूट एक्स को हम लिख देंगे एक्स की पावर 1/2। जब आप x की पावर 1/2 लिखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 dx। फिर जब हम इसमें और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर अपने पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 यानी ये हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1/2 इंटू dx, प्लस अंदर जाएंगे ये 3 बाहर, इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 dx। फिर और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 यानी कि 5/2, सो एक्स की पावर 5/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 dx। फिर एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। सो नाउ व्हाट, अब ये हो जाएगा अपने पास 5/2 प्लस 1 इज 7/2, तो ये 2 ऊपर 7 नीचे, x की पावर 5/2 प्लस 1 इज 7/2 प्लस 3, 1/2 प्लस 1 इज 3/2, 2 ऊपर 3 नीचे, x की पावर 3/2
1/2 + 1 + c। सो अगर आप देखें यहां पर तो ये आ जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई होप यू हैव गॉट इट। आया समझ में बच्चे? इज इट क्लियर? ओके जी, ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अब अपन लगाएंगे लिमिट, मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रेशन। कुछ अलग से नहीं करना, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की अगर अपन लोग चर्चा करें, बात करें, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या कहता है ये समझना है। ये हमसे ये कहता है कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx, आपने कहा x की पावर n का करेंगे, ओके करो। यहां x1 है, यहां x2 है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 लिमिट x1 से x2 1 अपॉन n + 1 x की पावर। अब देखो यहां तक तो इंटीग्रेशन वही है जैसा था, इंटीग्रेशन तो वही है, मगर अब ये लोअर लिमिट थी, अपर लिमिट थी। अब बिल्कुल आराम से समझो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के, तो लिमिट किस पे लगेगी, x पे। तो अब देखो जब अपन यहां पे खत्म कर देते थे प्लस c लिखकर, अब लिमिट लिख दी मैंने x1 से x2। सबसे पहले कांस्टेंट बाहर, अपर लिमिट x की जगह पर अपर लिमिट रखो, तो यह आ जाएगा x2 की पावर n + 1 माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट x1 की पावर n + 1। दैट्स इट। फिर से आराम से, बिल्कुल आराम से, एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल ये लीजिए, इंटीग्रेशन x² dx लिमिट 1 से 3 मान लेते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, समझ में आ रहा है। x की जगह पर बिल्कुल वही इंटीग्रेशन है, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। x की वैल्यू क्या है अपने पास, पावर क्या है 2, तो हमने कहा ये हो जाएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। यहां तक तो मैं सीख चुका था सर। तो फिर आगे क्या, आगे ये कि लिमिट है 1 से 3, तो यहां लिख दो लोअर लिमिट 1, यहां अपर लिमिट 3। अब आप क्या करोगे, ये 1/3 हो गया बाहर, आप x की जगह पर अपर लिमिट रखोगे, 3 रखा, ये हो गया 3 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1 रखोगे, 1 की पावर 3। आंसर आ गया 1/3 27 माइनस 1 26/3 इज द आंसर। अब डेफिनेट है तो आंसर आएगा। आया बेटे, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। ये देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल नहीं आया? अरे एग्जाम्पल ही तो आना था। देख x² का इंटीग्रेशन x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ये तो यहां तक तो हो गया इंटीग्रेशन, ये तो सीख चुके हैं। प्लस c लिख देते तो आंसर था, मगर अब लिमिट है 1 से 3, 1 से लेके 3 तक लिमिट है। अच्छा ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। हाँ अब क्या करोगे आप, अब आप ये करोगे कि सबसे पहले x की जगह पर रखोगे अपर लिमिट, तो 1/3 तो बाहर हो गया। अब x की जगह पर अपर लिमिट रखोगे तो 3 रख दो, तो ये आ गया 3 की पावर 3, क्योंकि यहां x की जगह 3 रखा, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 1, x की जगह 1 रखो, 1 की पावर 3, तो ये आ गया 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दैट्स इट, ये आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर दिया। अभी आया? अच्छा ओके। क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx लिमिट 4 से 9, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? तो देखो सिंपल इंटीग्रेशन कर दो पहले, तो कर दिया, लो मेरे से पहले हो जाना चाहिए, जुड़े हाँ जल्दी से खुद से कर डालो। n की वैल्यू 1/2, फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं नहीं समझाऊंगा, मुझे पता है कि तुम उस तरफ कर रहे हो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ।
-1/2 + 1 इज +1/2, 2 ऊपर, -1/2 + 1 इज 1/2, ये हो गया। x है अपने पास अपर लिमिट में 9 की पावर दिस माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट आया क्या? हाँ तू सॉल्व करना बेटा, कर कर कर, बाद में आंसर चेक करना हाँ बोर्ड से। ये आ गया बेटा, देख ले एक बार, ये वाला समझ में आ गया? इसके बाजू वाला भी करना है। बाजू वाला भी करना है अपन को। ओके आया बेटे? हाँ अलग ही तो करना पड़ेगा ना, मतलब जैसे अपन नॉर्मल इंटीग्रेट करते आए थे ऐसा, x² dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, लिमिट 0 से 1, लिमिट 0 से 1, कुछ भी अपना बेसिक पुराना वाला नहीं बदलेगा। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ये हो रहा है कि उसके अंदर लिमिट रख रहे हैं अपन, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर यहां पर देखें, कोई बात नहीं, ये x², इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 2 + 1/2 + 1, लिमिट 0 से 1, 1 dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट 0 से 1। भाई इसको अलग से इंटीग्रेट कर दिया, 2 + 1 3/2 + 1 3, यही है फॉर्मूला, तो प्लस dx का x हो गया, लिमिट 0 से 1, 0 से 1। जल्दी से बताना कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई। 1/3 तो बाहर हो गया। अब देखो x की जगह पर अपर लिमिट 1 रखेंगे तो ये हो गया 1 का क्यूब, माइनस x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब, प्लस अपर लिमिट 1 माइनस 0, तो आंसर क्या आ गया, 1/3 + 1 यानी कि 4/3 इज द बेहतरीन आंसर। आया मेरे बच्चे? आया 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 कि नहीं आया, जल्दी बताओ। समझ आ गया गुरु? ओके गुरु, चलिए अब एक चीज और बताता हूं, जैसे कि एक और क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन में बेटा इनफाइनाइट है, इतना है 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 कि थक जाओगे। तो अब थक जाएंगे तो अपन को तो वो पढ़ना है जो अभी अपन को फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, है ना, और जरूरत पड़ने पे मैं और ऐड करता जाऊंगा। लोग बहुत सारी चीजें ऐड कर देते हैं इसके अंदर, मैं नहीं करता। मैं कहता हूं कि दिमाग को उतना खाने दो जितने की एक्चुअल में अभी जरूरत है, ठीक है। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2, ये ऐसा दे दिया आपको। हमने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कर देते हैं 0 से π/2। पाई का मतलब पता है कि नहीं पता, 180 डिग्री होता है। π/2 मतलब
190 डिग्री होता है, इतना पता है क्या? पाई की वैल्यू पता होती है क्या है? 180 डिग्री होती है। पाई बाय 2 को 90 डिग्री लिखेंगे, क्या ये पता है? नहीं पता है तो मैं पहले वो समझाऊं फिर ये ऐसी वैल्यूज बताऊं। जल्दी बताओ मुझे। हाँ ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ गया माइनस का कॉस एक्स, लिमिट 0 से पाई बाय 2। सो ये आ जाएगा माइनस अपर लिमिट कॉस एक्स की जगह पर पाई बाय 2 माइनस कॉस लोअर लिमिट इज 0। अब अगर आप देखो तो कॉस 90 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, तो आंसर आ चुका है प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस, कॉस 90 0, कॉस 0 1। सो ये आपके पास आ गई वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एंगल दिए होंगे, एंगल की वैल्यूज याद होनी चाहिए, हम उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा इंटीग्रेशन tan थीटा, अच्छा tan का तो फॉर्मूला नहीं दिया ना, लिख देता हूं यहां पर, tan थीटा का आगे ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा वॉज sec स्क्वायर थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा था, तो sec स्क्वायर थीटा का या sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस सी। सो अगर अपन यहां पर देखें अब, तो ये अपने पास यहां पर अगर मैं तुमसे कहता कि मुझे भैया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स लिमिट 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, 180/4 है ना, 45 डिग्री। अब मैं आपसे कहता कि इसकी वैल्यू बताओ मुझे, ये एग्जांपल एक ले लिया, तो आप क्या कहते हैं? सर tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाय 4, खत्म। अपर लिमिट x की जगह रख रहे हैं क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x की जगह पर अपर लिमिट क्या आ जाएगा? tan पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे 0, tan 45 1, tan 0 0, आंसर इज 1। यस, इंटीग्रेशन ड्रॉ करने नहीं आएगा, इंटीग्रेशन को अपन को यूज करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, स्कूल लेवल के एग्जाम में तो एक आध क्वेश्चन पटक देते हैं नॉर्मली टीचर, अगर मास्टर पढ़ाता है तो, अदरवाइज इंटीग्रेशन का अपन को यूज करना है फिजिक्स में। अपन को अभी कैलकुलस पढ़े, अपन जब अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे तब डिफरेंशिएशन करेंगे, न्यूमेरिकल में अपन को इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, और ये इंटीग्रेशन अपन को पीछा नहीं छुटाना है बेटा, अपन को सीखना है। जब तक नहीं सीखेंगे तब तक अपन इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, मगर इसमें अपन को प्रो होना है ना, इसमें अपन को प्रो होना है। चलो अब मैं तुमको एक चीज और बताता हूं। कभी भी जैसे कि अगर आपके पास, ये समझ लो अच्छे से एक बार, अगर आपके पास इंटीग्रेशन साइन ए एक्स है, मतलब एक्स के साथ एक कांस्टेंट आ रहा है, या फिर इंटीग्रेशन कॉस ए एक्स है, यानी कि एक्स के साथ एक कांस्टेंट आ रहा है, या फिर इंटीग्रेशन यहां पर आपके पास e टू दी पावर ए एक्स है, माइनस ए एक्स है, कुछ भी है, कांस्टेंट आ रहा है एक्स के साथ, तो उस केस में अब आप क्या करने वाले हो? उस केस में आप ये करने वाले हो बेटा कि आपका जो कांस्टेंट होता है साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस, तो ये माइनस का कॉस ए एक्स तो आएगा ही आएगा, ये कांस्टेंट है, मगर जो कांस्टेंट साथ में है वो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस सी, बस और कुछ नहीं करना, कांस्टेंट डिवाइड में आ जाएगा। अगर यहां पर लिखा हुआ है कॉस ए एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ए एक्स, मगर जो कांस्टेंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। इसको दिमाग में रख लो, आ जाएगा दिमाग में। e टू दी पावर ए एक्स है तो e टू दी पावर का तो e टू दी पावर ही होता है इंटीग्रेशन, मगर x के साथ कौन है? a है, तो डिवाइड में a आ जाएगा। ये हो गया। अब आप कहोगे इसका यूज कहां करना है? देखो जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास इंटीग्रेशन cos 2x है, इसका आंसर बताइए, तो आप कहना सर cos x का तो पता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये आ जाएगा साइन 2x, मगर x के साथ कांस्टेंट क्या है? 2 है, तो डिवाइड में आ गया 2 प्लस सी,
क्योंकि इनडेफिनेट है, डेफिनेट होता तो लिमिट लगा देते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब भी कोई कांस्टेंट आएगा पिक्चर में तो वो डिवाइड में आ जाएगा प्लस सी, बस इतना दिमाग में रखना है। जैसे ही कांस्टेंट आएगा पिक्चर में डिवाइड में चला जाएगा अपने पास वो कांस्टेंट, तो आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल और लेता हूं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन सीखा है, साइन स्क्वायर एक्स का नहीं सीखा, कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं सीखा। तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के लिए अब मैं आपसे बहुत बहुत विनम्र निवेदन करूंगा कि मैंने आपको हाफ एंगल फॉर्मूले याद करवाए हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। बहुत काम आने वाले हैं ये फॉर्मूले। तो अब मेरे पास पावर 1 होती तो मैं सॉल्व कर लेता, तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स को पावर 1 इस फॉर्मूले से बना लिया। कैसे बनाऊंगा अच्छे से समझो, मुझे पता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि ये चीज तुम पहली बार पढ़ रहे हो, बट तुम कर ले जाओगे, ये मैं अश्योरेंस दे रहा हूं। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x, क्योंकि x था वहां डबल होता है, डबल हाफ एंगल फॉर्मूले इसलिए तो थे। तो अगर यहां पर अपन देखें तो ये cos 2x बाई 2 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 1/2 को बाहर कर दोगे, इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 माइनस कॉस 2x dx, और सॉल्व किया तो 1/2, 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस कॉस एक्स कॉस 2x इंटू डी एक्स। अब देखो आप 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज sin 2x, और क्योंकि कांस्टेंट 2 साथ में है x के इसीलिए डिवाइड में आ जाएगा प्लस c। दिस इज द आंसर। बताओ जरा जल्दी से, समझ में आया कि नहीं। cos स्क्वायर x का भी हो जाएगा इसी से साथ। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो। इज इट क्लियर और नॉट, क्या ये बात समझ में आई, हाँ या ना। आया। अगर यहां पर cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर x होता, तो ये हो जाता 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। मतलब कि आप यहां पर साइन, यहां प्लस था यहां माइनस था, बस इसमें प्लस हो जाता, तो यहां पर बीच में प्लस का साइन आ जाता और ये इंटीग्रेशन हो जाता cos स्क्वायर x का, है ना। तो अब जो तुमको शीट मिलने वाली है ना उसमें मेहनत लगने वाली है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस तुमको करने ही करने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और आज जो मैंने तुमको दिखाया है अभी, इन सब चीजों के साथ एक सेकेंड बताता हूं अभी। अब टाइम हो चुका है अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन का ना, तो अब मुझे तुम्हें ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन देना है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन जब तक नहीं मिलेगा तब तक अपन को चैन भी नहीं मिलेगा। तो अब अपन करने वाले हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन। अब ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन तुम्हें दिमाग लगाकर सॉल्व करना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से करना है इसको सॉल्व, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में ही करना है, एंड लिमिट इज 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 4 मतलब 0 से 45 डिग्री है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर मुझे अगली कक्षा में बताना ही बताना है। बिल्कुल बिल्कुल अपन डीए से देखेंगे ना, बिल्कुल देखेंगे। जिसका आंसर आपका नहीं आएगा ना आप मुझसे शेयर करना, मैं करता हूं कोई और अच्छा ऐसा तरीका निकालता हूं जिसके थ्रू अपन कभी भी बात कर सके, है ना, ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम बने ही ना, प्रॉब्लम ही ना बचे, वो प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए तो आज की कक्षा को अपन यहीं समाप्त करेंगे, फिर कल मिलते हैं अपन लोग अगली कक्षा में, और इतना काफी है आज के लिए। थैंक यू सो मच एंड जय हो। Yes, I will try definitely. Ekanshi, I will definitely try.
आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड आई विल लेट यू नो, है ना? पक्का पक्का पक्का। ठीक है, चल बाय, गुड, हैव अ नाइस बचा कुचा डे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।